अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस पूरे यूनिट का यूँ समझें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर के अंदर जो बनते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन से। और आप जानते हैं कि एफएससी लेवल पर भी प्रोजेक्टाइल मोशन जो एक बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक समझा जाता है। तो आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना है, उसकी जो डेरिवेशंस हैं जैसे कि हाइट है, रेंज है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट आपने अगर कैलकुलेट करनी हो तो वो क्या है। इन तमाम चीज़ों को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है और प्रोजेक्टाइल मोशन को हम इस तरह से ही डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन दो किस्म के होते हैं। एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या इनिशियल कंडीशंस होती हैं, उन चीज़ों को भी हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हम इसमें माइंड्स ऑन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और वो माइंड्स ऑन क्वेश्चन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर क्या है, तो इसमें तीन ग्राफ जो है वो हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन आप जानते हैं कि ये एक टू डायमेंशनल मोशन है। अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट, इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन, तीनों के दो दो ग्राफ बनेंगे, ठीक है ना, एक एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट का जब मैं इसमें ग्राफ बनाता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ को हम एक्स और वाई एक्सिस दोनों के लिए क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ये देखूं कि एक्स एक्सिस का इसके अंदर क्या ग्राफ है, तो एक्स और टी का जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, तभी इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर क्योंकि इक्वल चेंज है, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। और उसे अगर मैं ड्रॉ करूं तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं कि वेलोसिटी का ग्राफ भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं पहले साथ साथ। ये है वेलोसिटी का ग्राफ जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये है वेलोसिटी। और उसके बाद फिर हमने लास्ट में क्या ड्रॉ करना है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये तीन जो है वो आपने ग्राफ बनाने, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आप देखें जब डिस्प्लेसमेंट आपने देखा इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसकी वजह से वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। तो v की वैल्यू मैं कहूँगा। और आप जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बताएं एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब हम यहाँ पर भी एक्सेलरेशन को भी इसी तरह करते हैं, ए एक्स और ए वाई दो डिफरेंट जो है वो एक्सेस के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है ज़ीरो। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे शो कर दूंगा क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। तो मैंने टाइम एक्सेस पर इसको क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो आप देखें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों एक्स एक्सेस के मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ। डिस्प्लेसमेंट इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट उसका चेंज जीरो, और चेंज जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। अब आ जाए वर्टिकल पर। वर्टिकल में जब हम इस चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो वर्टिकल के अंदर हम कहते हैं टी, ठीक है। अब ज़रा देखें कि इसमें क्या हो रहा है कि बॉडी मूव करती है और पहले मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाती है, यानी कि मैक्सिमम हाइट कवर करती है, और मैक्सिमम हाइट कवर करने के बाद देन दोबारा से क्या होती है, वापस आती है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी गई मैक्सिमम हाइट पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एंड देन वापस कहाँ पर आ गई, जहाँ से वो गई थी। इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आफ्टर कंप्लीटिंग द होल प्रोजेक्टाइल मोशन इट विल बी ज़ीरो। अब अगर ये आपके पास ज़ीरो है तो अगर आप देखें तो मैं कहता हूँ कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है ना। इस पॉइंट को अगर मैं वेलोसिटी पर शो करूँ तो देखें वी वाई और टाइम वर्सेस ग्राफ है।
इनिशियली जब आपने इस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट किया तो आप इसको क्या करेंगे, वेलोसिटी देंगे, ये पॉजिटिव वेलोसिटी है। फिर जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो आप देखें ये वो पॉइंट है जहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। और उसके बाद फिर दूसरी डायरेक्शन में तो ये हो गई -v1। तो देखें जितनी वेलोसिटी थी उतनी ही पहले और आखिर में है, मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अब क्योंकि वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देखें इसमें जो एक्सेलरेशन हम लिखते हैं वो एक्सेलरेशन होता है ay, नेगेटिव होता है और कांस्टेंट होता है। तो ay को हम क्या लेंगे, -g। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब इस चीज़ को आज के टॉपिक में हम समझेंगे क्योंकि ये माइंड्स ऑन क्वेश्चन था, आपके पिछले क्या कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको ये बात समझ आई है या नहीं आई तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जाकर इस चीज़ों को दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन पहले याद है तो उन्हें ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को रिलेट किया। अब आ जाए प्रोजेक्टाइल मोशन पर। देखिए जी, प्रोजेक्टाइल मोशन या सर्कुलर मोशन, इट इज़ अ 2 डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम क्या कहते हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन में जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। इसे हम 2 डायमेंशन के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि मोशन इन अ प्लेन। अब मोशन इन 2 डायमेंशन है तो वो 2 डायमेंशन क्या है, इस तरह की 2 डायमेंशन होनी चाहिए कि जिसके अंदर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तब जाके वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। अब ज़रा देखें इसमें अगर इसकी स्टेटमेंट लिखें तो वो स्टेटमेंट क्या होगी, स्टेटमेंट ये है कि इट इज़ अ 2 डायमेंशनल मोशन। मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ, इट इज़ अ 2 डायमेंशनल मोशन in which acceleration of a body remains constant, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, ग्रेविटी के, ठीक है ना। remains constant और वो कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये इसकी क्या है, स्टेटमेंट है कि अ 2 डायमेंशनल मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ज़रा देखें कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम 2 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे होते हैं तो वो 2 डायमेंशन क्या है, तो आप देखें ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हो गए 2 डायमेंशन, ठीक है। और इस 2 डायमेंशन में ये डॉटेड लाइन से मैं शो कर देता हूँ कि ये डॉटेड लाइन में ये आपके पास क्या है, इसका पाथ है जो कि क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब इसमें अगर हम स्टार्ट करें कि इनिशियली इसके पास क्या क्या वेलोसिटीज़ हैं, तो पहली जो वेलोसिटी है इनिशियल जब इसको लॉन्च किया गया तो उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी उसे हम कहेंगे v0x, और जो y एक्सिस में इसकी वेलोसिटी होगी उसे हम क्या कहेंगे, v0y। ये है इनिशियल वेलोसिटी। अब देखें कि अगर v0x और v0y 2 कंपोनेंट वेलोसिटी के, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इस रिजल्टेंट को मैं यहीं पे शो करूंगा ना, ये होगा v0, ठीक है। इसे हम कहेंगे v0, और ये v0 का मतलब ये है कि ये इनिशियल आपके पास क्या है, वेलोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो अब किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखें तो इस किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको इसके दोनों कंपोनेंट मिलेंगे, एक्स पी और वाई भी। तो देखो जैसे ये पॉइंट है तो क्या यहाँ पर एक्स और वाई दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और वाई एक्सिस के अंदर भी जा रहा है। इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट पे कहूँ कि इस पॉइंट पर कितने कंपोनेंट हैं, तो आप देखें वेलोसिटी के यहाँ 2 कंपोनेंट होंगे ना, ये वेलोसिटी है लेट से वी एफ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वी एफ एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वी एफ वाई। तो ये बात समझ आती है कि हर पॉइंट पर इसमें 2 कंपोनेंट जो है वो यूज़ हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के। तो हर पॉइंट पर आप देखेंगे कि ये अब जब ये पहुंचेगा अपनी मैक्सिमम हाइट पर, तो लेट से मैं कह देता हूँ ये इसका क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पर इसकी हाइट क्या है, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम हाइट पर पहुँच के आप जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट तो कहते ही उसको है जहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। लेकिन यहाँ पर एक वेलोसिटी बचती है और वो वेलोसिटी है कौन सी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो उसे हम लिख सकते हैं
कि यहाँ पर जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, वी एफ एक्स, क्योंकि वी वाई तो क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है ना। तो इस पूरे पाथ में अगर आप देखें तो हर पॉइंट पर दो डायमेंशंस के अंदर मोशन हो रहा है, एक्स और वाई, और इसमें एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब एक्सेलरेशन को भी अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये इस पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन जो वो किसके बराबर है, जी के, इस पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन किसके बराबर है, जी के, और इस पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन किसके बराबर है, जी के। और तीनों पॉइंट्स पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखें तो वो सेम है, चाहे बॉडी अपवर्ड जा रही है, चाहे मैक्सिमम हाइट पर है, चाहे नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, वो डाउनवर्ड है, और उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने इस पूरे पाथ को ही स्टडी करना है। इस पूरे पाथ में हमने ये निकालना है कि हाइट क्या होगी, हमने ये निकालना है कि इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि रेंज क्या होगी, कितना टाइम लगेगा इसको प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने में, इसकी हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, ये तमाम चीज़ें हमें क्या करनी है, इसमें डिस्कस करनी है। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए कुछ एजम्पशंस हैं जो कि करना होती हैं हमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए। उसकी वजह यह है कि अगर हम ये एजम्पशन ना करें तो हमारे लिए केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो जो बेसिक बात है वो तो हमें समझ ही नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को इस लेवल पे आसान करने के लिए कुछ एजम्पशंस कर देते हैं। वो एजम्पशन क्या है, सबसे पहली एजम्पशन, ये एजम्पशन ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं देयर विल बी नो एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से आपकी जो रेंज है या हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें एयर रेजिस्टेंस मौजूद है तो आपने अगर किसी बॉडी को लॉन्च किया, आपके पास इनिशियल डेटा मौजूद है, उस इनिशियल डेटा के हिसाब से आप उसकी रेंज, हाइट, टाइम सब निकाल लेंगे। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस को आपने इग्नोर ना किया हो तो वो रेंज जो आपने कैलकुलेट की हो सकता है कि एयर रेजिस्टेंस उस रेंज को क्या कर दे, कम कर दे या बढ़ा दे, ठीक है ना। तो इस सूरत में हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो जाएगा, एरर देगा, गलत आंसर देगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। रियलिटी में होती है, ठीक है ना। और एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करने की वजह से ही तो हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, और उसी की वजह से हम कहते हैं एक्सेलरेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल जीरो है। दूसरी बात, इसमें जो इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। आप इसके अंदर ये मानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो कर्व नहीं बल्कि क्या है, फ्लैट है। तो ये आपने कंसीडर करना है कि अर्थ इज कंसीडर्ड एज फ्लैट, अर्थ इज कंसीडर्ड एज फ्लैट। अच्छा, अब ये बात क्यों है, देखें, जब आप शॉर्ट जर्नीज की बात करते हैं कि स्मॉल रेंज है, तो स्मॉल रेंज में तो ये बात सही है कि हमारी जो प्लेन होती है वो होती ही हॉरिजॉन्टल और बिल्कुल फ्लैट होती है। लेकिन जब आप किसी बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल अनकंट्रोल्ड, अनपावर्ड होता है और वो हवा में 6-6, 7-7 घंटे ट्रैवल करता है। अब ये 6-7 घंटे जब ट्रैवल करेगा तो वो तो अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करेगा, और जब वो अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करेगा तो हमारी ये इक्वेशंस यहाँ पे क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएगी। तो इसलिए हम ये कंसीडर करते हैं कि अर्थ ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज, इफेक्ट ऑफ ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। तीसरी बात, तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट है वो ये है कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ है उसको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। हम ये मानते हैं कि जो अर्थ है वो क्या है, स्टैटिक है, नेग्लिजिबल। और क्यों मानते हैं, उसकी वजह यही है कि अगर हम अर्थ को रोटेट करते हुए देखें और उसके बाद हम अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को लॉन्च करें, अब देखें कि अगर अर्थ मूव कर रही है क्लॉकवाइज और हमारा मोशन है एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे बताएं रेंज के अंदर क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि अर्थ इज स्टैटिक, अर्थ इज स्टैटिक। तो अर्थ क्या है, मूव नहीं कर रही। ये चीज़ हमने क्या करनी है, एज्यूम करनी है। देखिए, एजम्पशन का मतलब यही है कि जो चीज़ होती है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इस बात को मान रहे हैं कि वो चीज़ नहीं है इस केस के लिए, ताकि हमारा केस क्या हो जाए, आसान हो जाए, और हम जो बेसिक बात समझना चाहते हैं वो बात हमें समझ आ जाए।
तो स्टार्ट करते हैं कि अब ये तो अजम्पशंस हो गई। अब इन अजम्पशंस के बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पर। तो देखें, दो किस्म के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं जिनको वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। दोनों में क्या फ़र्क है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो प्रोजेक्टाइल मोशन का एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होता है और वो एंगल 0 और 90 के दरमियान में होना चाहिए। ये जो एंगल है ना, ये एंगल जो है वो ना तो 0 हो ना ही 90 हो, बल्कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तब हम कहेंगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, ऑब्लिक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो एंगल है लॉन्चिंग एंगल वो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब 0 डिग्री होगा तो क्या होगा? तो 0 डिग्री पर तो ये लीनियर मोशन हो जाएगा एक्स एक्सिस में, और अगर 90 डिग्री हुआ तो भी लीनियर मोशन हो जाएगा वाई एक्सिस में। तो ना तो 0 डिग्री हो ना 90 डिग्री, तो 0 से बड़ा 90 से छोटा। अगर ये एंगल लॉन्चिंग होगा तो हम कहेंगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है। दूसरी बात, इसमें दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन लॉन्च होगा तो ग्राउंड के साथ उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, 0, ठीक है। जबकि हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी बात, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल की इनिशियल वेलोसिटी है वो भी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और जो वर्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 नहीं होगी तो भी आपके पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहलाएगा। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि जाहिर सी बात है कि इसमें अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वेलोसिटीज़ मौजूद हैं, तो दोनों वेलोसिटीज़ के होते हुए बॉडी ना तो एक्स एक्सिस में मूव करेगी ना वाई एक्सिस में मूव करेगी, बल्कि ये क्या करेगी, 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, कंडीशन है। अब आ जाए अगली बात। अच्छा, और यहाँ पर मैं ये बात लिख देता हूँ कि थीटा मस्ट नॉट बी 0 डिग्री एंड थीटा मस्ट नॉट बी 90 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री या 90 डिग्री हुआ ये 1 डायमेंशनल मोशन होगा। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये कंडीशंस मौजूद है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन के साथ साथ वेलोसिटी भी शो कर दूँ कि यहाँ पे VIX और VIY ये दोनों क्या है, वेलोसिटीज़ हैं। तभी ये क्या करेगा, विद सम एंगल मूव करेगा और अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करेगा। अब आ जाए हॉरिजॉन्टल पर। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा? देखिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब ये मोशन स्टार्ट होगा तो इस मोशन के लिए जो एंगल होगा वो क्या होगा? जैसे हमने कहा कि ऑब्लिक के लिए थीटा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल में ये बात है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, ठीक है ना। जब ये लॉन्च होगा, जैसे ये देखें ये स्टार्ट हो रहा है, इसे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो अब ये जब स्टार्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि हाइट जो है इस केस के अंदर वो नॉन ज़ीरो होगी, जबकि ऑब्लिक वाले में हाइट क्या थी, 0 थी। और ये बात आप देख लें कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ग्राउंड के साथ हाइट है वो यहाँ पर नॉन ज़ीरो है। ये हाइट है जहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसी है कि आप एक 3rd फ्लोर पे खड़े हुए किसी बिल्डिंग के और उस 3rd फ्लोर की खिड़की से आप बॉल को ड्रॉप करते हैं। तो जब आप बॉल को ड्रॉप करेंगे तो बॉल क्या होगी, मोशन इस तरह से परफॉर्म करेगी, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसे क्या करेगा, मूव करवाएगा शेप में और वो आपके पास एक पैराबोलिक पाथ बनाएगा। दूसरी बात, तीसरी कंडीशन ये कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही आपके पास पूरी की पूरी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, जबकि वर्टिकल मोशन के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी थी VI वो एक्चुअली कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती थी, VIX भी और VIY भी। यहाँ पर VIX भी था और VIY भी था, जबकि यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पूरी की पूरी है ही VIX, जबकि इसके अंदर VIY है क्या, 0, क्योंकि बॉडी ऊपर थोड़ी जा रही है। स्टार्टिंग में बॉडी ऊपर नहीं जा रही, वो तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल जा रही है। तो हॉरिजॉन्टल जा रही है तो इसका मतलब इनिशियल Y क्या है उसका, 0, ठीक है ना। तो ये तो हो गई इसकी कंडीशन कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जब स्टार्ट होगा तो उसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्टार्ट होगा तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा मोशन हॉरिजॉन्टल है और कौन सा ऑब्लिक है। ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब हम इन दोनों में देखते हैं कि जो आपके ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, और उसमें जैसा कि मैंने बताया कि एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर किया हुआ। ये दोनों केसेस के लिए तो इसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जब एयर रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो हमने माना है कि एयर रेजिस्टेंस क्या है, 0।
एयर रेजिस्टेंस जीरो है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मैं क्या कहूँगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और एफ एक्स की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ए एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि हम मानते हैं ना फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। इन दोनों सूरतों में जब आप कह देते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो मुझे बताएं वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो इसीलिए तो हम कहते हैं वी एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यही बात है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, ठीक है ना। हर पॉइंट पर जो वी एक्स की वैल्यू होगी इनिशियल और फाइनल वो क्या होगी, सेम होगी, ये बात याद रखें। तो और क्यों होगी उसकी वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को क्या किया हुआ, इग्नोर किया हुआ। अगर एयर रेजिस्टेंस यहाँ इन्वॉल्व होती तो फिर हम ये नहीं कहते कि एफ एक्स जीरो होती, यानी रियल लाइफ के अंदर ये काम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगले पॉइंट पर आ जाए, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट, देखें यहाँ पर यह है कि जब आप इसकी बात करते हैं कि मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो बराबर है किसके, जी के, और वो कांस्टेंट है, और उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और किसके बराबर है, जी के बराबर है। अब यहाँ पर अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन को ड्रॉ करूँ तो वो इस तरह से है कि लेट से मेरे पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, और इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर किसी भी पॉइंट पर मैं बात करता हूँ, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी, तो किसी भी पॉइंट पर आप बात करेंगे तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, जी के बराबर है, ठीक है। ये आपके पास है जी के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कह देते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हर पॉइंट पर, चाहे बॉडी अपवर्ड जा रही है चाहे डाउनवर्ड आ रही है, तो डाउनवर्ड मोशन को हम वाई एक्सिस में क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा कि जब आप बात करेंगे कि इसमें जो वर्टिकल फोर्स है वो बराबर है किसके, ग्रेविटेशनल के। इसका मतलब ये जीरो नहीं है। अगर ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन होगा, तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो एक्सेलरेशन होगा किसके बराबर, माइनस जी के बराबर। तो कांस्टेंट तो ज़रूर है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ज़रूर है, लेकिन नॉन ज़ीरो है। ये नहीं कि हम जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात की हमने, वो क्या है, वो ज़ीरो था, तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। अब इस केस के अंदर जो आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि क्या है, वेरिएबल है। और उसकी वजह क्या है, वेरिएबल। आप देखें कि जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होता है तो जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर इसकी वेलोसिटी है वी आई वाई, और ये वेलोसिटी है नॉन ज़ीरो। लेकिन जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाता है, यहाँ पर पहुँचने के बाद जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़ीरो, नॉन ज़ीरो से ज़ीरो हो रही है तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है, यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन है। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी का चेंज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो ये चीज़ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। अब आ जाए मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी, अब ये देखिए, ये जितने मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ये पॉइंट जो होते हैं हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही पॉइंट्स हैं जिनसे एमसीक्यूज एग्जामिनर बनाता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी का भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हैविंग मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, मिनिमम कहाँ होती है, एंड जीरो वेलोसिटी कहाँ होती है, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें। तो पहला मैक्सिमम वेलोसिटी का आंसर, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर वी मैक्स। मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो दो पॉइंट्स पर होगी। एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, वो पॉइंट जहाँ से प्रोजेक्टाइल क्या हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। तो पहला जो पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और दूसरा पॉइंट जहाँ पर आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लैंडिंग, जहाँ पर जाकर वो प्रोजेक्टाइल गिर रहा है या लैंड कर रहा है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो ये दो पॉइंट है जहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, तो मिनिमम वेलोसिटी होगी एक ही पॉइंट पर, और वो है मैक्सिमम हाइट। जब मैक्सिमम हाइट पर जाएंगे तो उस हाइट पर पहुंचने के बाद जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, सॉरी मिनिमम हो जाएगी, मैंने गलत लिख दिया, मिनिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम हाइट पर है। इसे मैं लिखता हूँ कि जो हाइट है वो क्या है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम हाइट पे पहुँच के आपको जानते हैं ना कि
जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। और अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेट वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इस पॉइंट पर पहुँच के वी वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो। लेकिन इस पॉइंट पर वी एक्स ज़ीरो नहीं होता, यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू तो होती है, क्योंकि बॉडी आगे तो जा रही होती है, सिर्फ ऊपर जाना बंद हो जाती है ना, वो मैक्सिमम हाइट, इसीलिए तो कह रही है। और इस पॉइंट पर पहुंच के अगर मैं नेट वेलोसिटी की बात करूंगा तो जो नेट वेलोसिटी है वो एक्चुअली किसके बराबर होगी, पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल के बराबर होगी, क्योंकि वी वाई तो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, मिनिमम वेलोसिटी क्या। अब फिर क्वेश्चन आता है कि क्या ज़ीरो वेलोसिटी का भी कोई पॉइंट है, तो आंसर है नो। प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं होती। हम किस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हम नेट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और वो नेट वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, नेट वेलोसिटी निकालते हैं हम इस तरह से, क्योंकि दो कंपोनेंट है ना, वी एक्स स्क्वायर एंड वी वाई स्क्वायर। तो अब ये वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर नॉन ज़ीरो होगी, यानी कि ज़ीरो नहीं होगी। और वजह क्या है, वजह यही है कि क्योंकि हर पॉइंट पर वी एक्स मौजूद है, और वी एक्स मौजूद है तो नेट वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अब आ जाए नेट एक्सेलरेशन पर। तो नेट एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो नेट एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा जी के। जो नेट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन का मतलब टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, जी के। और कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए अभी हमने ये बात पढ़ी कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है ना। ये बात हमने पढ़ ली कि जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स ज़ीरो, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट। ए वाई की वैल्यू क्या है, वो हमने ऊपर पढ़ लिया विद रिस्पेक्ट टू हाइट, वो क्या है, माइनस जी। तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो नेट एक्सेलरेशन के लिए हमने जैसे नेट वेलोसिटी का फार्मूला लिखा हम वही करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर एंड ए वाई स्क्वायर। अब आप देखें ए एक्स की वैल्यू आपको पता है, ए वाई की वैल्यू पता है, तो जब मैं ए एक्स की जगह पुट करूँगा ज़ीरो तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही हो जाएगा। लेकिन जब मैं ए वाई की जगह पुट करूँगा माइनस जी, तो मुझे पता है माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और जी स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या नेट एक्सेलरेशन जी के बराबर नहीं आ जाएगा। तो ये बात जो कहते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है या नेट एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है, तो वो एक्चुअली नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहे होते हैं। वर्टिकल एक्सेलरेशन माइनस जी होता है क्योंकि डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो, ठीक है। तो होप ये अब आपको बात समझ आ गई होगी कि जब नेट एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो उसके साथ आप माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। और क्यों नहीं लगाएंगे, मैंने आपको प्रूफ कर दिया, ठीक है। फिर आ जाए अगले पॉइंट पर, और वो है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी ट्रिजेक्ट्री या पाथ क्या होता है। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्रिजेक्ट्री या पाथ होता है उसे हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ, और ये मैथमेटिक्स की एक टर्म है पैराबोलिक। पैराबोलिक जो आपके पास शेप है वो किस तरह की होती है, मैं ड्रॉ करता हूँ। तो पॉइंट ये हो गया कि पेपर के अंदर एमसीक्यूज आता है कि द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, तो वो आपको ऑप्शन देता है सर्कुलर है, पैराबोलिक है, एलिप्स है, या रेक्टेंगुलर है, या लीनियर, जो भी है। तो उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि ये पैराबोलिक पाथ है, या इसको हम पैराबोला भी कहते हैं। ये शेप का नाम क्या है, पैराबोला। अब ये पैराबोला शेप किस तरह की होती है, ज़रूरी नहीं है वो पैराबोला पूरा ही कंप्लीट हो, ठीक है ना जी। तो मैं इस चीज़ को यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देखें। तो लेट से ये आपके पास है एक्सिस। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो शेप आपको नज़र आ रही है इसे हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं। इसी तरह ये जो आपको शेप नज़र आ रही है ये पैराबोलिक है। इसी तरह ये जो आपको शेप नज़र आ रही है ये पैराबोलिक है। इसी तरह ये जो आपको शेप नज़र आ रही है ये पैराबोलिक है। ये सारी शेप क्या पैराबोलिक है। क्या पहचान होती है कि जिसका जो फेस है, फेस वो किस तरफ ओपन हो, किसी भी एक एक्सिस या किसी भी एक डायमेंशन की तरफ, चाहे वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा हो, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा हो, नेगेटिव एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा हो, या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा हो, इन सबको हम क्या कहते हैं, ये पैराबोलिक पाथ है, ठीक है ना। तो हमारे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में देखिए जो रेड वाला मैंने पाथ बनाया वो एक्चुअली इसी तरह का है ना, कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर ओपन हो रहा होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, जी की वैल्यू को हम यहाँ पर माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी शेप्स जो है मैथ के अंदर पैराबोलिक पाथ कहलाती हैं या पैराबोला कहलाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये बातें तो थी कॉमन ऑब्लिक और प्रोजेक्टाइल दोनों के लिए, अब हम पढ़ते हैं कंप्लीटली ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में अभी तक हम क्या डिस्कस कर आए थे, हम ये डिस्कस कर आए थे
कि इसके अंदर जो आपका इनिशियल एंगल है वो ना तो ज़ीरो होगा और ना ही इनिशियल एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये बात हम पढ़ कर आए थे। तो फिर क्या होना चाहिए एंगल? तो एंगल ये होना चाहिए कि एंगल 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। फिर हमने क्या बात की थी कि हाइट इसके अंदर क्या होनी चाहिए? 0। फिर हमने क्या बात की थी कि जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो भी इसके अंदर होनी चाहिए और इनिशियल जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो भी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो बॉडी कैसे 2 डायमेंशन के अंदर एक ही वक्त में मूव कर सकती है? फिर तो वो 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। तो आपके सामने ये डायग्राम मौजूद है। इस डायग्राम में ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। बॉडी स्टार्ट होती है लॉन्चिंग के वक्त, इसके पास दोनों वेलोसिटीज़ हैं VIX एंड VIY, और इसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट यहाँ पर है VI। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन लॉन्च होता है किसी भी पॉइंट पर, अगर हम देखें तो इसके पास 2 वेलोसिटीज़ हैं। ये इसका रिजल्टेंट हो गया जिसे हम VF कह देते हैं, ये आपके पास हो गया VFX और यहाँ पर हो गया VFY। जब मैक्सिमम हाइट पर पहुँचे, इस मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के बाद VFY की वैल्यू हो गई 0, लेकिन यहाँ पर VFX बाकी है और वो VFX कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसे हम समिट पॉइंट कहते हैं। समिट का मतलब होता है मैक्सिमम हाइट, वो पॉइंट जहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ये समिट पॉइंट कहलाता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये बॉडी मूव करती है और वापस आती है। तो जब वो जिस जगह पे जाकर लैंड करती है, यहाँ पर इसका जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है? कैपिटल T। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से। 0 से स्टार्ट होकर जहाँ पे लैंड कर रहा है वहाँ पर इसका टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। वो टोटल टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। इसे मैं कह देता हूँ ये स्मॉल t के बराबर है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुई और जिस पॉइंट पे जाकर इसने लैंड किया, ये जो आपके पास डिस्टेंस है इसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर इसे हम रेंज कहते हैं। ये हमने क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। इसी तरह जिस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है, वर्टिकल वाली, वो पॉइंट ग्राउंड से कितनी हाइट पर मौजूद है, ये इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसे हम y मैक्स कहते हैं या फिर इसे हम h मैक्स कहते हैं। ये इसकी क्या है? मैक्सिमम हाइट है इस पर्टिकुलर एंगल के लिए। ठीक है। ये भी हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। दूसरी बात, इस पॉइंट पर पहुंचने का जो टाइम है वो क्या होगा? तो देखें, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम होगा पूरे टाइम का हाफ, और जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। वजह क्या है? क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है उसको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, जिसे हमने क्या कहा था? एयर रेजिस्टेंस कहा था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में जो जो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है उस चीज़ को मैंने ड्रॉ कर लिया कि हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, ये दोनों फाइंड आउट करनी है। हमें टाइम फाइंड आउट करना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर हमने ये फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम कितना होगा। फिर हमने इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि रेंज फाइंड आउट करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने आगे डिस्कस करने। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें होगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की वो क्या होगी? तो लेट से ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसे मैंने कह दिया VF। इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VFX, इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट VFY। ठीक है। अब किसी भी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी अगर आपने निकालनी है तो हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? तो आप जानते हैं वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अब यूज़ करते हैं VF इज टू VI प्लस AT। आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन हर उस जगह अप्लाई हो सकती है जहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट। अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, तो हम यहाँ पर ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। अब क्योंकि हमारे पास 2 डायमेंशंस हैं x भी और y भी, तो मैं दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले मैं x के लिए और इसी तरह मैं y के लिए इन्हें क्या करता हूँ? सॉल्व करता हूँ। तो जब मैं x के लिए सॉल्व करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा VFX VIX प्लस AX और ये हो जाएगा T। ठीक है। इसी तरह VIY के लिए लिखूँ तो क्या लिखूँगा? VFY VIY प्लस AY और ये हो गया T। ठीक है। तो हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के लिए कर लिया। अब ज़रा वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या ये बात हमने नहीं बताई आपको कि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल वाला क्या होता है? 0, और वर्टिकल वाला क्या होता है? वर्टिकल वाला होता है -g के बराबर। और
जो आपके पास वी एफ वाई है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसको हम अपने क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे जब हम इस g को यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट। अब ज़रा देखें, जब ax की वैल्यू का आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो जो आपके पास इक्वेशन है वो क्या बन जाती है। जब ax को आपने 0 पुट कर दिया इस जगह पर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ वी एफ एक्स बराबर हो जाएगा किसके, वी आई एक्स के। वी एफ एक्स किसके बराबर हो गया, वी आई एक्स के। और इसे मैं कॉम्पोनेंट में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आप वेक्टर का चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही है कि वी आई एक्स कॉम्पोनेंट है और वो किसके बराबर होगा, वी आई कॉस थीटा के। ठीक है, अब आ जाए वर्टिकल पर। तो जब वर्टिकल में ए वाई की जगह माइनस जी पुट कर देंगे तो फिर आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी वी एफ वाई वी आई वाई माइनस जी टी। तो ये आपके पास क्या आ गया, वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया। अब इसको अगर आप चाहे कंपोनेंट में लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं लिखूं कि वी एफ वाई है, वी आई वाई को आप लिख सकते हैं वी आई कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस जी टी। ठीक है, ये इक्वेशन हमने बना दी किसके लिए, वर्टिकल वेलोसिटी के लिए और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए। तो किसी भी इंस्टेंट पर आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें अगर मैं नेट वेलोसिटी निकालूं तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो नेट वेलोसिटी के लिए जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि दोनों कंपोनेंट है, तो आप क्या करेंगे वी एफ एक्स स्क्वायर एंड वी एफ वाई स्क्वायर, दोनों वेलोसिटीज़ को आप क्या करेंगे अंडर रूट में, क्योंकि ये इसकी क्या होगी मैग्नीट्यूड होगी, और ये नॉन जीरो आएगी, किसी भी पॉइंट पर ये जीरो नहीं होगी। इसीलिए हमने कहा था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, तो मैक्सिमम कहाँ होती है, इनिशियल पॉइंट पर। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसे हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। ये दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर हम कहते हैं वेलोसिटी क्या है, मिनिमम। लेकिन बाकी किसी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। मिनिमम वेलोसिटी का पॉइंट मैक्सिमम हाइट है और मैक्सिमम वेलोसिटी का पॉइंट इनिशियल और फाइनल है, जो कि हम प्रोजेक्ट यानी कि जो आपके पास लॉन्चिंग पॉइंट है और लैंडिंग पॉइंट है वो क्या हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायमेंशन है, तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है इसका मतलब पोजीशन की बात हो रही है, और पोजीशन प्रोजेक्टाइल की एक ही वक्त में 2 तरह से चेंज होगी, एक्स में भी और वाई में भी। ठीक है ना, पोजीशन एक्स में भी चेंज हो रही है और वाई में भी चेंज हो रही है। तो उसे हम किस तरह से लिखेंगे, तो हम इस तरह से लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर आपने फाइंड आउट करना है इसका, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं हम, वो इक्वेशन है सेकेंड और थर्ड, एक्सेलरेटेड भी है और उसके अंदर एस भी गिवन है। तो हम ये करते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, और वो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए सॉल्व करते हैं ज़रा, तो हॉरिजॉन्टल के लिए भी और वर्टिकल के लिए। जब हम इसे हॉरिजॉन्टल के लिए सॉल्व करते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो s की जगह आ जाएगा x, वी आई की जगह आ जाएगा वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए की जगह क्या आ जाएगा ए एक्स, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, जब वर्टिकल के लिए यही लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई और टी स्क्वायर। ठीक हो गया, ये वैल्यूज पुट कर दी। अब ज़रा आ जाए कि हमारे पास जो डेटा है वो क्या गिवन है। हम जानते हैं कि ए एक्स क्या होता है, 0 होता है, ये बात हमें पता है, और ए वाई क्या होता है माइनस जी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ए वाई माइनस जी के बराबर। ठीक है, अब जब ए एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा वी आई एक्स टी, और ए एक्स 0 है तो 0 पुट करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ यहाँ पर, वी आई एक्स की जगह क्या आ जाएगा वी आई कॉस थीटा, और ये हो गया क्या टी। अब आ जाए वर्टिकल पर, वर्टिकल में ए वाई की जगह आप माइनस जी पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल्स टू वी आई वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। अब वी आई वाई की जगह अगेन आप क्या कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पे, लेट से मैं कहता हूँ ये पॉइंट है P, इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो आप इन इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। आपको ये बताएगा कि हॉरिजॉन्टली उसने कितना डिस्प्लेस किया
और वर्टिकली उसने कितना डिस्प्लेस किया है इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए। तो जो हॉरिजॉन्टल होगा वो x से रिप्रेजेंट होगा और जो वर्टिकल होगा वो किस से रिप्रेजेंट होगा, y से होगा। तो दोनों की इक्वेशन मैंने आपको बना दी कि किस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगली बात, ट्रिजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। अभी मैंने आपको बताया कि पाथ या ट्रिजेक्ट्री जो है वो एक ही बात है और उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रिजेक्ट्री को सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रिजेक्ट्री के लिए हम कहते हैं कि ये ट्रिजेक्ट्री पैराबोला है, पैराबोला। और इस पैराबोला के लिए जो इक्वेशन अप्लाई होती है वो कहलाती है पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन। और ये पैराबोलिक इक्वेशन मैथमेटिक्स की इक्वेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस शेप का नाम पैराबोलिक एक्चुअली कहाँ से है, ये भी मैथ का ही। और क्योंकि फिजिक्स जो है वो लैंग्वेज है, मैथ पढ़ते ही हम मैथ को जब हम मैथ यूज़ करते हैं फिजिक्स के अंदर तो एक्चुअली वो किस लिए कर रहे होते हैं, एज एन लैंग्वेज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ट्रिजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल को एक्सप्लेन करने के लिए, ये वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि पैराबोला का जिक्र हो रहा तो इसलिए मैं आपको पैराबोला की इक्वेशन बता देता हूँ कि ये इक्वेशन क्या होती है। देखिए, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये इक्वेशन लिखी जाती है y इज इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा, और यहाँ पर t की जगह पर आप लिख सकते हैं x अपॉन वी आई कॉस थीटा, और इज माइनस हाफ जी x अपॉन वी आई कॉस थीटा, और ये हो जाता है स्क्वायर। एक्चुअली ये इक्वेशन है क्या, ये इक्वेशन वही है, y इज इक्वल्स टू वी आई टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है कि वी आई की जगह वी आई साइन थीटा पुट कर दिया और t की जगह x अपॉन वी आई कॉस थीटा पुट कर दी। तो जब मैं वी आई को यहाँ पर पुट करूँगा वी आई साइन थीटा, और जो t है वो किसके बराबर होगा, x अपॉन वी आई कॉस थीटा के, ठीक है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वी आई टी है ना, ऊपर मैंने आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बताया। जब आप ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है पैराबोलिक इक्वेशन। इसमें अगर आप देखें, ये वी आई से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास जो इक्वेशन है वो किस तरह से लिखी जा सकती है, तो इस इक्वेशन को हम y के लिए इस तरह से लिखते हैं कि y इज इक्वल्स टू x साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा के। तो देखें क्या इक्वेशन बन गई, टेन थीटा माइनस हाफ जी, और ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई, ये है पैराबोलिक इक्वेशन। और इसको जनरली पेपर जो पैराबोलिक इक्वेशंस होती है, क्योंकि ये तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए लिखी ना, लेकिन जनरली ये इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है, y इज इक्वल्स टू एक्स ए माइनस हाफ बी एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन है पैराबोलिक इक्वेशन। मैथ में इस इक्वेशन को पैराबोलिक इक्वेशन कहते हैं। और ये इक्वेशन हमने अपने केस के लिए लिखी और वो किसके बराबर है, एक्स टेन थीटा के, हाफ जी एक्स स्क्वायर वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के। तो सेम वही चीज़ बन रही, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल आपको बताने का सिर्फ ये मकसद ये था कि प्रोजेक्टाइल की ट्रिजेक्ट्री एक्चुअली कहाँ से आई है, और उसके लिए आप जो पॉइंट याद रखेंगे वो है पैराबोला, ठीक है। दैट्स इट। आपको ये इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको ये सॉल्व करने के लिए आएगी, ठीक है। अब अगली बात आती है प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हम प्रोजेक्टाइल मोशन की कहते हैं मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, जिसे मैंने वाई मैक्स भी कहा था। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो अगर आप देखें तो ये आपके पास है वाई मैक्स, जिसे आपने क्या कहा, ये है मैक्सिमम हाइट h। अब जब आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी वी आई वाई, और जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो ये वेलोसिटी होगा वी वाई, जिसको हमने क्या कहा, वो क्या है, 0। अब ये वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें अगेन क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। तो क्या इक्वेशन यूज़ करें, तो हम इसमें यूज़ करते हैं इक्वेशन अगेन 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, सिंपलेस्ट इक्वेशन, एक्सेलरेटेड भी है, s फाइंड आउट करना है। तो अपने इस केस को सॉल्व करने के लिए मैं इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 2a, जो a है वो है a y, s क्या है वो है h, vf क्या है तो ये है vf y स्क्वायर माइनस vi क्या है vi y स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब आप वैल्यूज पुट करते हैं। आप जानते हैं ना कि जो a y होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस g के, और जो vf y है मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, 0।
तो मुझे बताएं जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो आप देखें इस इक्वेशन को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि h इज इक्वल्स टू वी एफ तो ज़ीरो है और ए वाई की जगह माइनस जी पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ वी आई वाई स्क्वायर अपॉन 2g, ये इक्वेशन बनेगी ना, ठीक है। और इस इक्वेशन को कंपोनेंट्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे, h इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अगर आप देखें ये हाइट का क्या हो गया हमारे पास फार्मूला, जो कि डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड साइन थीटा के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। तो जितना ये एंगल बढ़ता जाएगा हाइट भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, कितनी देर वो बॉडी हवा में रहती है, उसे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, बॉडी स्टार्ट होती है एक पॉइंट से जीरो से, और जब वो आके लैंड करती है तो जो टोटल टाइम है वो है कैपिटल टी, और इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो इसका मतलब टोटल जो भी इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम है वो टाइम है t/2, और उतने ही टाइम आगे भी लगेगा। तो जो टोटल टाइम है हाफ और हाफ ऐड करें तो क्या आ जाता है, वो t आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इक्वेशन आपने अप्लाई करनी है, तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें जिससे हमें टाइम फाइंड आउट हो जाए। तो हम इक्वेशन लगा देते हैं सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकता हूँ, आपकी बात सही है कि फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको भी हम अप्लाई करके टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चल गया तो अब हम क्या करते हैं, इससे फाइंड आउट इसे कर लेते हैं। तो फॉर वाई कॉम्पोनेंट यानी कि अगर मैं हाफ टाइम निकाल लूँ तो उसी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके फुल टाइम निकाल लेना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करनी है टाइम कैलकुलेट करने के लिए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जब स्टार्ट हुआ तब भी ज़ीरो है, और जब एंड हुआ, वाई की बात कर रहा हूँ मैं, वाई क्या है वो भी ज़ीरो है, देखिए ना। इस पॉइंट पर भी वाई की वैल्यू ज़ीरो है और इस पॉइंट पर भी वाई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो मैं जब इस एस को पुट करूँगा तो एस की जगह आ जाएगा वाई, ये हो जाएगा वी आई वाई टी हाफ, ये हो जाएगा ए वाई, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब वाई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, तो यहाँ पर आप क्या पुट कर दें, ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद बचेगा क्या, वी आई वाई टी प्लस, और यहाँ पर ए वाई जो है वो किसके बराबर है, माइनस जी के, और ये हो गया टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इक्वेशन पुट कर दी। अब इस इक्वेशन को आप क्या करें, रीअरेंज करें। टी की जगह आपने क्या पुट करना है, टी की जगह आपने कैपिटल टी पुट करना है। तो जब आप इसे रीअरेंज करेंगे तो जो आपके पास टाइम का फार्मूला वो आ जाएगा 2vi साइन थीटा अपॉन जी। तो आप ज़रा रीअरेंज कर कर देखें, यही फार्मूला है टाइम का। अच्छा, और इस टाइम के फार्मूले को अगर मैं ये कहूँ कि मुझे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का फार्मूला निकालना है, ठीक है ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये टोटल टाइम है, इस टोटल टाइम का क्या कर लें, हाफ ले लें। तो वो आपको क्या पता चल जाएगा, टाइम टू रीच टू मैक्सिमम हाइट, और उसे मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ कैसे। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू, और ये आपके पास है क्योंकि हाफ टाइम के लिए मैक्सिमम हाइट तक के लिए, तो आपने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी वी आई साइन थीटा अपॉन जी, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये आपके पास आ गया मैक्सिमम हाइट। और इसे विदाउट कॉम्पोनेंट अगर लिखे तो इस तरह भी लिखा जा सकता है 2vi वाई डिवाइडेड बाय जी, ठीक है ना। ये इक्वेशन हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट की और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट की। अब अगला पॉइंट, अक्सर पेपर के अंदर वो आपको हाइट बता देता है और आपसे पूछता है कि बताएं इस प्रोजेक्टाइल के फॉल होने का टाइम कितना होगा, ठीक है ना। इसका रिलेशन भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम। तो देखिए हाइट और टाइम का रिलेशन जो होता है वो हम इस तरह से निकालते हैं कि टाइम की इक्वेशन अभी हमने बना ली। टाइम की इक्वेशन क्या है, 2vi साइन थीटा अपॉन जी, यह है टाइम की इक्वेशन। और हाइट की इक्वेशन क्या है, हाइट इक्वेशन है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है ना। ये हमारे पास है हाइट। अब इस हाइट को आपने अगर टाइम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए इस इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ। क्या इस इक्वेशन के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि gt डिवाइडेड बाई 2 बराबर होगा किसके, वी आई साइन थीटा के। अच्छा, और इस इक्वेशन में मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं
तो मुझे बताएं क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 के। अब जरा देखें जो इक्वेशन आपके सामने मौजूद है हाइट की, अगर इस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह पे मैं ये पुट कर दूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्या इक्वेशन के अंदर टाइम नहीं आ जाएगा। देखें h इज इक्वल्स टू, इसकी जगह आपने लिखना है जी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये 2 2 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा जी, ये जी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो आप देखें h और t का आपस में रिलेशन बन गया। तो अब मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, तो मैं इसी तरह से लिखूंगा कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है उस इक्वेशन में, अच्छा और एक चीज़ मैंने मिस कर दी है और वो है यहाँ पर 2 जो है वो स्क्वायर होने के बाद 4 हो जाएगा, ये है 4 और ये 4 2 का क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 8। अब मैं यहाँ पर हाइट का रिलेशन लिख सकता हूँ, तो हाइट का रिलेशन क्या है, जी टी स्क्वायर अपॉन 8, ये रिलेशन हो गया। तो इन केस अगर आपको वो हाइट बता दे और टाइम पूछ ले, या टाइम बता दे हाइट पूछ ले, तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं टाइम के लिए भी फार्मूला लिख देता हूँ। टाइम के लिए फार्मूला क्या लिखा जाएगा, 8 को आप h से मल्टीप्लाई कर दें 8h, और g इसके नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है ना। तो ये टाइम को मैंने रीअरेंज करके लिख दिया। तो अगर पेपर के अंदर जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक प्रोजेक्टाइल है इस हाइट से लॉन्च किया गया, बताएं उसका टाइम कितना होगा, वो टाइम आप क्या कर सकते हैं, इधर से फाइंड आउट कर सकते हैं, जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगले पॉइंट पर आ जाए, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। जब आपने टाइम निकाल लिया, अब आते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पर। देखिए प्रोजेक्टाइल की रेंज निकालने के लिए रेंज यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इक्वल इंटरवल में इक्वल का बनता है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। तो आपने ऐसी इक्वेशन लगानी है जो इक्वेशन क्या हो, नॉन एक्सेलरेटेड हो। नॉन एक्सेलरेटेड इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू वी टी, ये इक्वेशन है नॉन एक्सेलरेटेड। यहाँ पर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन नहीं लगा सकता क्योंकि उसमें तो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। अब क्या होगा, एस की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ एक्स, वी की जगह क्या पुट करूंगा वी आई एक्स, और टी आपके पास क्या हो गया, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है जो कि उस बॉडी को स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो टाइम लगा उसे हम क्या कहते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे वी आई एक्स को अगर मैं लिखूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू वी आई कॉस थीटा, और t की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, और t की वैल्यू क्या थी, उसे हम लिखते थे t जो है वो गिवन होता था 2vi साइन थीटा अपॉन जी। अब ज़रा t की जगह पर भी ये सब्सटीट्यूट कर दें तो आप देखेंगे ये जब दोनों को मैं पुट करूंगा तो x की जो हमारे पास आंसर है जिसे मैं रेंज भी कहता हूँ वो किस तरह से आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर 2vi स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के, ये हाफ एंगल फार्मूला है, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये बराबर होता है किसके, साइन 2 थीटा के, इसे हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं। तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई रेंज की वो क्या हो गई, वो इक्वेशन हो गई वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आपके पास क्या आ गई रेंज। अब इस रेंज को अगर हम मैक्सिमम रेंज में कन्वर्ट करें तो वो किस तरह से होगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एंगल। अब मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि जो साइन 2 थीटा की वैल्यू है इसको मैक्सिमम आप क्या ले सकते हैं, साइन 2 थीटा मैक्सिमम, ठीक है। तो वो मैक्सिमम मैं कह देता हूँ वो 1 होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती ही किस पर है, 1 पे जाके, इससे बड़ी तो वैल्यू देता नहीं है ना साइन -1 से 1 तक की वैल्यू देता है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। अब इसके अंदर अगर मैंने थीटा फाइंड आउट करना है तो साइन को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 किसके बराबर है, 90 के। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 90 और 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ ये वो एंगल है जिस एंगल पर रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और उसे मैं लिख सकता हूँ आर मैक्स। तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या बन जाएगा, जब आप 45 पुट करेंगे साइन 2 थीटा में तो साइन 91 के बराबर होता है, तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला बन जाएगा वी आई स्क्वायर अपॉन जी, ये है मैक्सिमम रेंज। और यहाँ से अगर आपने इसकी इनिशियल वेलोसिटी का फाइंड आउट करने का फार्मूला निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं, v इज इक्वल्स टू जी आर मैक्स। यानी कि अगर आपको ये कहा जाए
कि एक प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम इतनी रेंज कवर करती है, तो बताएं कितनी वेलोसिटी से उसे लॉन्च किया गया होगा, तो आप ये फार्मूला लगाकर उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब रेंज और मैक्सिमम रेंज का रिलेशन क्या होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने आपको रेंज का फार्मूला क्या बताया, वो था vi² साइन 2θ/g, ये फार्मूला बताया। इस फार्मूले में अगर आप देखें तो ये जो vi²/g है, इसको अभी हमने क्या किया है, इसको हमने कहा था ये r max है। तो क्या अब इस फार्मूले को अगर मैं इस जगह पर r max पुट कर दूं, तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, r इज इक्वल्स टू r max, और r max किसके बराबर है, साइन 2θ। ठीक है, r max साइन 2θ। ये आपके पास रेंज और मैक्सिमम रेंज का क्या हो गया फॉर्मूला। इसका मतलब ये रेंज डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, आर मैक्स पर और उसके एंगल के ऊपर। एंगल कब आपके पास मैक्सिमम आएगा, या थीटा की जगह 45 पुट करेंगे तो साइन 245 और 2 मल्टीप्लाई बाय 45 90, साइन 91 के बराबर रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना। एक यहाँ पर नोट है कि जब थीटा की वैल्यू होती है 15 डिग्री, क्योंकि ये पास पेपर में क्वेश्चन रिपीटेड है, तो 15 डिग्री वो एंगल है जिस एंगल पर रेंज अपनी मैक्सिमम का क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, आप चाहे इसको कैलकुलेट कर देखें तो 15 आप पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30 होता है, और साइन 30 हाफ के बराबर होता है, तो यहीं से आप कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी जिन एंगल्स के ऊपर भी आपको कैलकुलेट करना होगा रेंज और मैक्सिमम रेंज को, आप वहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। फिर रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट और जो रेंज है उसकी आपस में क्या रिलेशन होता है, तो देखें उसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हाइट का आपको फार्मूला पता है। हाइट का फार्मूला क्या है, vi² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये है रेंज, सॉरी हाइट। और रेंज किसके बराबर है, वो है 2vi² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, ये हमने क्या किया था, रेंज और हाइट दोनों हमने कैलकुलेट किए। इवन इसको मैं 2vi² या vi² साइन 2θ भी लिख सकता हूँ। जब आप इन दोनों को रिलेट करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला रीअरेंज होके आ जाएगा r tan θ इज इक्वल्स टू 4h। ये रीअरेंज करके, क्योंकि अभी हम डेरिवेशन कर नहीं रहे तो इसलिए मैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसे आप लिख सकते हैं r/h इज इक्वल्स टू 4/tan θ। तो अगर आप देखें तो ये और रेंज और हाइट का आपस में क्या है रिलेशन, जैसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि जो मैक्सिमम रेंज है वो किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट के। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी भी रेंज मैक्सिमम है 20, तो जो हाइट को अगर आप 20 पुट करेंगे तो 4 × 20 कितना हो जाएगा, 80। तो मैक्सिमम रेंज जो है वो किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ हाइट के बराबर है। और ये निकला कैसे, दोनों फार्मूलों को रीअरेंज करें, जैसे मैंने टाइम और हाइट के दरमियान रिलेशन बनाया उसी तरह से आपके सामने ये क्या होगा, रिलेशन आ जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट है और वो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम और प्रोजेक्टाइल क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ तो इनिशियल उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है vix और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है viy। ठीक है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो आप जानते हैं मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के उसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी होती है, इसे मैं कह देता हूँ vf बराबर है किसके, vfx के। ठीक है ना, और इस vfx को मैं लिख सकता हूँ ये है vf cos थीटा, vf cos थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर vy की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई, vy 0। अब इस पॉइंट पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें, लेट से इनिशियली आपने इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी, वो एनर्जी है E। इनिशियल मोमेंटम इसका क्या है, वो है P। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर इसका मोमेंटम क्या होगा, तो देखिए क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो इसका जो मोमेंटम होगा वो भी हॉरिजॉन्टल होगा। इस पॉइंट पर मोमेंटम क्या होगा, फाइनल, इस पॉइंट पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो अब अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो फाइनल मोमेंटम के लिए मोमेंटम बराबर है किसके, mv के। ठीक है, फाइनल है फाइनल वेलोसिटी, तो pf इज इक्वल्स टू m, vf की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, vfx, और vfx किसके बराबर है, vf cos थीटा के। तो फाइनल मोमेंटम किसके बराबर हो गया, m v cos थीटा, ये आपके पास आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो फाइनल मोमेंटम है वो बराबर है किसके, p cos थीटा के, क्योंकि mv क्या होता है, मोमेंटम। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका मोमेंटम। अब आ जाए काइनेटिक एनर्जी पर।
तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अगेन फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, तो हम मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी को इस तरह लिखेंगे, ये होगा वी एक्स स्क्वायर, और वी एक्स स्क्वायर एक्चुअली कौन सा है, फाइनल वेलोसिटी है, तो उसकी जगह मैं लिख दूंगा वी एफ कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा हाफ एम वी कॉस थीटा, और ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस चीज़ को अगर देखें तो क्या इस तरह लिखा जा सकता है, हाफ एम वी स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। और हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखिए मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि अगर मोमेंटम की बात करें तो जो मोमेंटम है वो बराबर होगा पी कॉस थीटा के। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल पॉइंट पर क्या होगी, उसे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। और इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं ई से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बता दिया था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई के बराबर है, तो उसे आप इस तरह लिख सकते हैं ई कॉस स्क्वायर थीटा। अब आ जाएंगे किसके ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी पर। तो देखिए जितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा। तो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक ही फार्मूला पुट करते हैं, वही आपके पास क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का, और उसे भी हम क्या लिखेंगे, ई कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितनी आपके पास काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग आई है उतनी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंजिंग आएगी। तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।